चलो आज हम करते हैं मई जून 2020, ठीक है, वेरिएंट 12। चलो, विच स्टेटमेंट इज द मोस्ट वैलिड रीजन फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी? कि भाई फ्री मार्केट इकोनॉमी में कौन सी एक वैलिड रीजन है? अच्छा, फ्री मार्केट इकोनॉमी सिर्फ प्राइवेट सेक्टर वाली होती है, ओनली प्राइवेट सेक्टर। तो कौन सा एक वैलिड रीजन आपको लगता है कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई मेरा यहाँ पे इंटरवीन करना या फिर इंटरवेंशन मेरी जरूरी है? ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट ए, कंज्यूमर्स आर वेल इन्फॉर्म्ड। जब कंज्यूमर्स वेल इन्फॉर्म्ड हैं तो गवर्नमेंट को आने की जरूरत क्यों है? कंज्यूमर जब अनअवेयर होता ऑफ द एक्सटर्नल बेनिफिट्स, ऑफ द एक्सटर्नल कॉस्ट, तो फिर उसको बुलाते ना आप, तो फिर गवर्नमेंट को बुलाते, गवर्नमेंट इंटरवीन करती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत ही नहीं दिख रही। सही है, जब वो वेल इन्फॉर्म्ड है। अच्छा, बी, हेल्थ एंड एजुकेशन आर नॉट अवेलेबल इन सफिशिएंट क्वांटिटीज। हाँ, यहाँ पे मेरिट गुड का मसला है, यहाँ पे मेरिट गुड का मसला है। ये हो सकता है, बी हो सकता है। देखते हैं, सीडीबी पढ़ते हैं। प्रोड्यूसर्स आर मोटिवेटेड ओनली बाय प्रॉफिट। दिस इज नॉट अ वैलिड जस्टिफिकेशन टू ब्रिंग द गवर्नमेंट। कोई ऐसी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए जैसे बी पार्ट में थी कि भाई हेल्थ एंड एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हो रही, या डीमेरिट गुड बहुत ज्यादा प्रोवाइड हो रहे हैं, ठीक है, ऐसा होना चाहिए था। अच्छा, देर आर मेनी competitive firms and not enough sole suppliers। भाई मैनी competitive firm है तो ये तो फायदा है, कॉस्ट कम आएगी, प्राइसेस कम होंगी, तो ये तो अच्छी बात है। तो बी इज दी राइट ऑप्शन, जो कि बता रहे हैं कि भाई हेल्थ एंड एजुकेशन सफिशिएंट क्वांटिटीज में नहीं है तो गवर्नमेंट को इसलिए इंटरवीन करना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बार्टर ट्रांजेक्शन? बार्टर ट्रांजेक्शन कौन सी होती है? ये मनी वाला हट नहीं गया क्या जी, कोर्स हट से? गया है। थिंग विथ थिंग, दैट इज बार्टर, ठीक है, लेकिन अब तो मनी वाला हट गया, हटा देते हैं इसको। चलो जी, अ फैक्ट्री एक बात है। इंट्रोड्यूसेस हाँ, हटा देते, कोई मसला नहीं। अ फैक्ट्री इंट्रोड्यूसेस एन ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइन। A factory introduces an automated production line to take advantage of division of labor. What is most likely to increase? जब हम ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइन लेकर आ गए, डिवीजन ऑफ लेबर आ गई है, इसका मतलब स्पेशलाइजेशन भी आएगी, तो व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज? ए, द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी क्या? नहीं भाई, ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइन आई है तो यहाँ पे तो कॉस्ट को गिरना चाहिए, एवरेज कॉस्ट को तो गिरना चाहिए। बी, जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ वर्कर्स। जब आप पूरी प्रोडक्शन लाइन ऑटोमेटेड कर रहे हो तो आपको लगता है कि वर्कर सेटिस्फाइड होगा? नहीं भाई, वर्कर तो डिमोटिवेटेड हो जाएगा। वर्कर बोलेगा सारी अहमियत तो उस मशीन की है, मैं तो बस मशीन का बटन ऑन ऑफ करने वाला हूं बस। बात समझ में आई? तो यहाँ पे मोटिवेशन ऑफ वर्कर नहीं होगी, वर्कर सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। सी, रेंज ऑफ स्किल्स ऑफ ईच वर्कर। नहीं, यहाँ पे आपको स्किल क्या चाहिए? यहाँ पे आपको रेंज ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी? नहीं, आपको सिर्फ मशीन ही तो चलानी आनी चाहिए बस। यहाँ पे क्योंकि मेजर काम मशीन ही तो कर रही है, वर्कर को तो उसको बस चलाने का तरीका चाहिए। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ये वाला एमसीक्यू से कंफ्यूज हो जाता है ज्यादातर, ये सही कैसे करें? सही कैसे करें? डी वाला पढ़ो, वर्कर वर्कर प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी। तो भाई मशीन लाओगे तो मैं हमेशा एग्जांपल एक ही देता हूँ डिवीजन ऑफ लेबर स्पेशलाइजेशन में, हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ इलेक्ट्रिशियन की या प्लम्बर की, ठीक है। आपने उसको दिया एक स्क्रू ड्राइवर और दो चार आपने उसको स्क्रूज दिए। अब वो अगर मैनुअली उनको स्क्रू ड्राइवर से फिट कर रहा है, फिट कर रहा है, फिट कर रहा है, अब होगा क्या? वो एक घंटे में समझो 20 स्क्रूज कर पाएगा, ठीक है। बट अगर आप उसको स्क्रू ड्राइवर की जगह एक स्क्रू ड्राइवर की मशीन दे दो जिसका वो बटन प्रेस करे, तो क्या हो जाए? बटन प्रेस करे तो स्क्रू लग जाए। तो वो एक घंटे में जो 20 मैनुअली करता था, अब वो शायद एक घंटे में 60 कर सकता है। वाई? जी, बिकॉज ऑफ दैट मशीन। तो उसकी वर्कर प्रोडक्टिविटी क्या हो गई? बढ़ गई। वर्कर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। आई बात समझ? तो जब भी मशीन लाओगे तो वर्कर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी लाजमी। क्लियर है?
क्लियर है? क्लियर है? जुनैद, ईमान, तौहीद, जैन। जी Yes, सर। sir. 4. Which statement is normative? What is a normative statement? इसका डेटा नहीं होता और हाँ, जो opinions होते हैं। ओपिनियन होता है। अच्छा, मिनिमम वेज इज द करेक्ट गवर्नमेंट पॉलिसी टू इंक्रीज द इनकम्स ऑफ द लोवेस्ट पेड वर्कर्स। भाई, हु आर यू टू से व्हाट इज द करेक्ट पॉलिसी? मेरे हिसाब से तो करेक्ट पॉलिसी ये नहीं है। मेरे हिसाब से तो करेक्ट पॉलिसी है कि गवर्नमेंट उनको डायरेक्ट जाके पैसे दे दे। मेरे हिसाब से तो करेक्ट पॉलिसी है कि मैं उनको ट्रेनिंग दे दूं ताकि वो ज्यादा कमा सकें। तो करेक्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। तो ये ओपिनियन लग रहा है, इसकी वजह से ओपिनियन लग रहा है। सही, ओपिनियन लग रहा है। चलो दूसरे भी पढ़ते हैं। बी, अ मिनिमम वेज इज द लोवेस्ट अमाउंट दैट एम्प्लॉयर्स कैन लीगली पे देयर वर्कर्स। ये तो भाई डेफिनेशन है, ये तो रॉन्ग हो ही नहीं सकती। तो दिस इज राइट, लेकिन आपको तो नॉर्मेटिव ढूंढना है। ये तो पॉजिटिव है, या तो ये तो डेफिनेशन है, ये चेक भी कर सकते हो आप। अच्छा, सी, इन पाकिस्तान a minimum wage of 15,000 Pakistani rupees per month was set on 1st June 2016. This can be checked. ये चेक हो सकती है, जाके गूगल कर सकते हो, जाके न्यूज़पेपर पे देख सकते हो, जाके गवर्नमेंट को पूछ सकते हो सकती है चेक। तो दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, कैन बी चेक्ड। डी, सेटिंग द मिनिमम वेज रेट अबव द इक्विलिब्रियम विल रिजल्ट इन एन एक्सेस सप्लाई ऑफ वर्कर्स। बिल्कुल सही बात है। मिनिमम मिनिमम वेज अगर आपने अबव द इक्विलिब्रियम लगा ली तो अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी ना। जब आप वेज को इक्विलिब्रियम से बढ़ाओगे तो क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द लेबर वुड बी ग्रेटर देन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ लेबर। ये तो सही बात है, चेक कर सकते हो, वाकई ऐसा होगा ना। जब वेजेस महंगी होंगी तो जो काम करने वाला है वो तो काम करना चाहेगा ज्यादा, और काम करने वाले आ जाएंगे। लेकिन जो काम पे रखने वाले लोग हैं, फैक्ट्री है, प्रोड्यूसर है, वो तो नहीं रखेगा। इसका मतलब सप्लाई एक्सेस हो जाएगी लेबर की। तो विच इज द करेक्ट आंसर, विच इज द ओपिनियन? द ए पार्ट। चलो जी, 5। In the diagram, D is the demand curve for an agricultural commodity. S1 is the initial supply curve. A good harvest causes the supply curve to shift to S2. राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। बाय हाउ मच विल द डिमांड कर्व हैव टू शिफ्ट टू लीव फार्म इनकम्स अनचेंज्ड। ठीक है, कितना और इसको चेंज करना पड़ेगा? ठीक है, ताकि क्या रहे, डिमांड कर्व को कितना चेंज करना पड़ेगा ताकि फार्म इनकम्स अनचेंज रहें? मुझे जरा भी बताना, फार्म इनकम्स कितनी हैं? फार्म इनकम्स S1 में कितनी हैं? इनकम कैसे निकलती है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है, तो प्राइस क्या है? 5 5। क्वांटिटी कितनी है? 2 2000। 5 मल्टीप्लाई 2000, इनकम कितनी हो गई? 10,000। 10,000। अच्छा, अभी ये बोल रहा है सप्लाई तो ये हो गई है, मतलब इक्विलिब्रियम अभी कहाँ बन गया है? यहाँ पे। तो मतलब अराउंड 4,500, 4,500 टन है और 1.25 प्राइस है। इसका मतलब 10,000 तो नहीं हो सकता कहीं से भी ना। तो ये बोल रहा है कि डिमांड कर्व कितना शिफ्ट करे कि फार्म इनकम्स अनचेंज रह जाए। तो मैं एक लाइन बनाता हूँ ना इधर, एक डिमांड कर्व जैसी, इसको आगे शिफ्ट करने की ट्राई करता हूँ। तो देखना, पहले बॉक्स में जाता हूँ, फिर दूसरे बॉक्स पे, फिर तीसरे बॉक्स में, ऐसे ऐसे चलता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे एक इक्विलिब्रियम बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे देखो, प्राइस है 2, क्वांटिटी है 5,000, आ गया रेवेन्यू 10,000, आगे रेवेन्यू 10,000। तो डिमांड कर्व को इतना शिफ्ट करना है, और भी करते हैं, और भी करते हैं, आगे भी चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी कितनी हो गई? 5,500। 5,500 मल्टीप्लाई बाय 3, ये कितना हो गया? 16,500। हमें तो 10,000 की इनकम चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता। आगे चलते हैं और
प्राइस है 4, क्वांटिटी है 6000, ये तो 24000 हो गई। इसका मतलब 10000 कहाँ है, सिर्फ इधर है। तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे होना चाहिए D1। तो डिमांड को इतना शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि हमारा क्या रहे, इनकम हमारी प्राइस 2 हो गए, इनकम अनचेंज हो जाए और क्वांटिटी हमारी 5000 हो जाए। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5000 वुड बी 10000। अब जरा गौर से सवाल पढ़ना, ठीक है। बाय हाउ मच विल द डिमांड कर्व विल हैव टू शिफ्ट टू लीव फार्म इनकम्स अनचेंज। तो कितना शिफ्ट करना पड़ेगा है वैसे तो। नहीं 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 क्या नहीं। फार्म इनकम्स अनचेंज रखने के लिए इसको कितना, डिमांड कर्व को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा एट ऑल प्राइसेस। 4.5 पे तो है, 5 पे अच्छा, लेके जाओ। अच्छा गौर से दोबारा सोचो। जब डिमांड कर्व का शिफ्ट मैं पढ़ाता हूँ ना, जब पढ़ाया था आप लोगों को भी, तो स्टार्ट मैंने है। बताया था वहां पे कि पहले इस प्राइस पे ये इतनी क्वांटिटी देता था, अब इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी देता है। तो वो देखो, सर 1000 होगा ना। अब पहुंचे ना सही जगह, ठीक है। 1000 कैसे? डिमांड को कराना ना, सप्लाई को बताता नहीं। हूँ जी, डिमांड को देखना है तो सेम प्राइस पे एट ऑल प्राइसेस है ना, मतलब सेम प्राइस पे उसकी डिमांड कितनी चेंज होगी। तो देखना, $2 की प्राइस पे 5000 क्वांटिटी थी, सही है। तो 5000 आपको क्वांटिटी चाहिए ना फार्म इनकम अनचेंज रखने के लिए। अच्छा, $2 की प्राइस पे पुराने डिमांड कर्व पे कितनी क्वांटिटी थी, 4000। इसका मतलब एट ईच प्राइस यू हैव टू इंक्रीज द डिमांड बाय 1000। तो ये इस इक्विलिब्रियम पे आएगा ना, वरना तो नहीं आ सकता। बात समझ आई? नहीं सर, क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं, दोबारा बता। अच्छा देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टन्स एट ऑल प्राइस, टन्स एट ऑल प्राइस, टन्स एट ऑल प्राइस, टन्स एट ऑल प्राइसेस। ठीक है, यहाँ पे सब क्या लिखा हुआ है कि ईच प्राइस पे कितने टन्स ज्यादा करने पड़ेंगे ताकि डिमांड शिफ्ट हो ना। तो डिमांड शिफ्ट करने के लिए आपको ईच प्राइस पे कितना आगे जाना पड़ेगा। तो ईच प्राइस पे तो आपने अभी इक्विलिब्रियम ढूंढ लिया इतना, $2 पे 5000 क्वांटिटी। तो आप कितना आगे गए हो पुराने डिमांड कर्व से। अगर $2 पुराने डिमांड कर्व पे प्राइस होती, $2 पुराने डिमांड कर्व पे प्राइस होती तो इतनी होती, तो कितनी क्वांटिटी मिलती, 4000। अब आपको कितनी चाहिए, 5000। मतलब आप डिमांड कर्व को कितना शिफ्ट कराना चाहते हो, डिमांड कर्व को ऑन ईच प्राइस वो कितना सर शिफ्ट सही हो करना, गया। 4000 से 5000 पे लेना चाहते हो ना, मतलब 1000 क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हो ऑन ईच प्राइस। तो पहले आपकी $2 पे 4000 क्वांटिटी डिमांडेड थी, अब आपको चाहिए $2 पे 5000 क्वांटिटी। तो सही है सर। आपको एट ईच प्राइस 1000 क्वांटिटी एक्स्ट्रा चाहिए। क्लियर है? जी सर, क्लियर। तो 500 नो, 1000 यस, बी इज द राइट आंसर। अब मैन्युफैक्चरर, ईमान तौहीद क्लियर है? जी सर। चलो, अब मैन्युफैक्चरर प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट। अच्छा, प्राइस गिरा रहा है। The table shows the outcome of this policy. Total revenue is remaining unchanged. प्राइस गिरती जा रही है, रेवेन्यू अनचेंज रह रहा है। प्राइस गिरने या बढ़ने से रेवेन्यू कब अनचेंज रहता है, जब डिमांड क्या होती है, यूनिटरी, इलास्टिक या इनलास्टिक, यूनिटरी। यूनिटरी। हमेशा पढ़ा है कि भाई जब भी प्राइस ऊपर नीचे होती है यूनिटरी में रेवेन्यू अनचेंज रहता है। तो यहाँ पे रेवेन्यू सेम सेम सेम। व्हाट इज द पीडी फॉर द प्रोडक्ट, परफेक्टली इनलास्टिक, नो, relatively inelastic, no, perfectly elastic, no, it is unitary। चलो, the diagram shows a consumer demand curve for a product. How does consumer surplus change as the price of the product rises?
जैसे जैसे प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट राइज हो रही है, कंज्यूमर सरप्लस कैसे चेंज हो रहा है? तो जब जब प्राइस बढ़ेगी, कंज्यूमर सरप्लस गिरेगा या बढ़ेगा? कम होगा। जब जब प्राइस बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर सरप्लस गिरेगा ही, प्रोड्यूसर गिरेगा सरप्लस। ना, कंज्यूमर सरप्लस। अच्छा। ठीक है, जी। तो देखो पहले ये प्राइस थी, तो कंज्यूमर सरप्लस क्या था? प्राइस के ऊपर वाला पार्ट, डिमांड कर्व के नीचे वाला पार्ट, दिस वाज कंज्यूमर सरप्लस। फिर प्राइस हो गई ये, चेक कर रहे हैं, फिर प्राइस हो गई ये। अब प्राइस के ऊपर वाला पार्ट, डिमांड कर्व के नीचे वाला पार्ट, अब कंज्यूमर सरप्लस ये हो गया। इसका मतलब इतना कंज्यूमर सरप्लस चला गया। हाँ, जी सर। तो लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस 1। चलो, फिर आपने प्राइस बढ़ा दी, फिर प्राइस आपने कर दी 15। अब कंज्यूमर सरप्लस क्या हो गया? डिमांड के ऊपर वाला पार्ट, डिमांड के नीचे वाला पार्ट, प्राइस के ऊपर वाला पार्ट, दिस इज नाउ योर कंज्यूमर सरप्लस। इसका मतलब अब ये वाला पार्ट भी लॉस हो गया। जी सर। तो लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस 2। अब जैसे जैसे मैं एक एक बॉक्स आगे बढ़ता जाऊंगा, तो प्रोड्यूस जो कंज्यूमर सरप्लस है वो अब ये लॉस ये हो जाएगा, फिर कंज्यूमर सरप्लस का लॉस ये हो जाएगा। तो इसका मतलब कंज्यूमर सरप्लस गिर रहा है, लेकिन किस रेट से? पहले ज्यादा से गिरा, फिर कम से, फिर कम से, फिर कम से। इसका मतलब इट इज फॉलिंग, फॉल तो हो रहा है, फॉल तो हो रहा है, फॉल तो हो रहा है। बाय अ कांस्टेंट रेट? नो। बाय अ कांस्टेंट अमाउंट? नो। बाय अ डिक्रीजिंग अमाउंट या इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग अमाउंट? अमाउंट। इंक्रीज। इंक्रीजिंग अमाउंट, डिक्रीजिंग अमाउंट? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग अमाउंट। दोबारा सोचो, अभी मैं बता रहा हूँ। पहले इतने से गिरा, फिर इतने से गिरा, फिर इतने छोटे से गिर गया, फिर इतने छोटे से गिर गया। मतलब द कंज्यूमर सरप्लस इज डिक्रीजिंग बाय अ फॉलिंग अमाउंट, और बाय अमाउंट बढ़ भी रही है इसमें। अरे प्राइस है कंज्यूमर अमाउंट। सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस तो गिर रहा है ना। सवाल किसका है? हाउ डज कंज्यूमर सरप्लस चेंज? तो कंज्यूमर सरप्लस इज फॉलिंग बाय अ डिक्रीजिंग अमाउंट। देखो ये एरिया आपको बड़ा दिख रहा है। पहले कंज्यूमर सरप्लस इतना गिरा, फिर कंज्यूमर सरप्लस इतना गिरा, फिर कंज्यूमर सरप्लस इतना सा गिरा, फिर कंज्यूमर सरप्लस और कम गिरा। इसका मतलब कंज्यूमर सरप्लस गिर रहा है, बट उसके गिरने का रेट क्या है? कम, कम, कम और कम। अब बात समझ में आई? जी सर, क्लियर। जुनेद, ईमान, जी सर। सर तौहीद। जी सर। हम्म, जुनेद क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैंने कहा सी वाला है ना। जी जी बिल्कुल। चलो जी। Following the introduction of a 10% increase in charges for car parking in a city center, the demand for bus journeys per day into the city rose from 800 to 1000. ठीक है, the following the introduction of a 10% increase in charges for car parking, the demand for bus journeys per day into the city rose from 800 to 1000. तो कितना परसेंट चेंज आ गया? न्यू, परसेंटेज चेंज के लिए हमेशा न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो न्यू इज 1000 माइनस 800 अपॉन 800 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज लगाने के लिए। चलो जी, अब क्या आ गया? ये हमें या क्या आ जाएगा? कैलकुलेटर में पुट करोगे तो 25% आ गया। अब बोल रहा है व्हाट वाज द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर बस जर्नीज। इसका मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ बस जर्नीज डिवाइडेड बाय विथ रिस्पेक्ट टू कार पार्किंग चार्जेस।
हमेशा प्राइस वाली चीज नीचे आती है, तो परसेंटेज चेंज इन कार पार्किंग चार्जेस। तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ बस कितनी चेंज हुई? +25%। कार पार्किंग भी क्या हुई? इंक्रीज बाय 10%, +10%, कितना हो गया? 2.5 पॉजिटिव। तो कौन सा आंसर है? ए बी सी डी? बताओ डी जी। डी डी। डी बिल्कुल सही। ईमान, जुनेद, तौहीद, क्लियर? सर इस तरह का एक सवाल पूछा था, वो आप जो होमवर्क नहीं दिया था उसमें एक ऐसा मैं सवाल वो था। कराऊंगा ना, कराऊंगा वो। जी जी। An economy is suffering from a housing shortage. The demand for housing continues to rise as real incomes increase and more construction firms enter the market to build more houses. The demand for housing continues to rise as real incomes increase. जिसका मतलब डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। मोर कंस्ट्रक्शन फर्म्स एंटर द मार्केट, इसका मतलब सप्लाई भी बढ़ गई। बढ़ गई। सही है। तो विच डायग्राम रिप्रेजेंट द सिचुएशन? तो पहले आप कहां पर होगे? D1 और S1 पे। D1 S1, D1 S1, S1 D1, S1 D1। तो हमें क्या करना है? डिमांड भी राइटवर्ड चाहिए, सप्लाई भी राइटवर्ड चाहिए। अच्छा भाई, डिमांड क्या हो रही है? राइटवर्ड शिफ्ट, सप्लाई भी राइटवर्ड शिफ्ट यहाँ पे, तो यही आंसर लग रहा है। ठीक है, डिमांड आगे भी हो गई, सप्लाई भी आगे हो गई। ठीक है, दूसरे भी देख लेते हैं। अच्छा बी, सप्लाई क्या हो रही है? लेफ्टवर्ड, ये तो हो ही नहीं सकता, न्यू फर्म एंटर हो रही है, सप्लाई तो राइटवर्ड ही होगी। अच्छा सी में डिमांड राइटवर्ड हो रही है लेकिन सप्लाई कहीं नहीं जा रही। क्यों भाई? कंस्ट्रक्शन फर्म्स आ गई हैं, सप्लाई तो राइटवर्ड होनी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे क्या हो रहा है? डिमांड भी लेफ्टवर्ड हो रही है, सप्लाई भी लेफ्टवर्ड हो रही है, ये तो गलत ही है। इजी था ये बिल्कुल ही। चलो, अ गुड हैज अ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ 2। तो पीएस का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज in quantity supplied upon percentage change in price। तो पीएस हमें आंसर कितना दिया हुआ है? 2। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कितना है? क्वांटिटी सप्लाइड परसेंटेज चेंज दी हुई है। 10 सवाल तो पढ़े। अ गुड हैज अ पीएस ऑफ 2.0। द करंट क्वांटिटी सप्लाइड इज 300 units per week at a market price of $20 per unit. The firm raises the price to $25 per unit. What will be the new quantity supplied per week? इसका मतलब ये तो हमें नहीं दिया हुआ। अच्छा, लेकिन मुझे प्राइस का चेंज दिया हुआ है, 20 से प्राइस बढ़ के 25 हो गई, इसका मतलब मैं इसका चेंज निकालता हूँ। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे? न्यू माइनस अपॉन ओल्ड। ओल्ड अपॉन ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो न्यू प्राइस इज 25, ओल्ड प्राइस इज 20 20 अपॉन ओल्ड प्राइस इज 20 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से कितना आ गया? 25%। सही है। और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एक्स लिख देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई 25 इज 50, तो x इज इक्वल टू 50%। इसका मतलब क्वांटिटी सप्लाइड में कितना चेंज आया होगा? 50% का। ठीक है, तो प्राइस बढ़ी है तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी गिरेगी? क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी। बढ़ेगी। और यहाँ पे भी हमारे पास पॉजिटिव आंसर ही आया है, इसका मतलब क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ी हुई होगी 50%। तो 300 पहले थी, 300 पहले थी, अब 50% और बढ़ गई, तो 300 का 50% इज 150। तो पहले 300 थी, तो व्हाट विल बी द न्यू क्वांटिटी सप्लाइड पर वीक? अब 150 बढ़ गई है, तो 300 प्लस 150 इज 450। यहाँ पे क्वेश्चन है। जी बोलो जुनैद। कल ना मैं वो 23 का पेपर कर रहा था जो आपने भेजा। तो जैसे ही आप 25 को उधर लेके गए, मैथमेटिक क्वेश्चन है, तो मैं जी इस जी। पेज को चेंज करके न्यूमेरिकल लेके जा रहा था, डिवाइडेड बाय 100 करके, तो वो तो वैल्यू ही पता नहीं क्या आ रही नहीं थी। ऐसे नहीं करो ना, आपको सब चीजें आंसर परसेंटेज में ही रखो ना। यहाँ पे भी देखो देखो मैंने परसेंटेज में लगा दिया, तो हर चीज सिंप्लीफाइड वर्जन में रखो।
सही, परसेंटेजेस में ही रखो, मसला नहीं है, क्योंकि आपको परसेंटेज में ही तो यहाँ पे आंसर चाहिए था, फिर आपने एंड में परसेंटेज हटा देते। वो तो बहुत डिफिकल्ट कर दिया आपने, वो फंस गए आप। बात समझ में जैसे आई? 5 हो गया जैसे ना, जी 0.25 हो गया ना। हाँ, फिर तो मसले में आ जाओगे ना। 0.25 हो गया, अब 0.25 हो गया तो क्या हो गया, 0.25 मल्टीप्लाई मैंने 2 करा, 0.5 आया। फिर आप ये 0.5 वैल्यू देख के घबरा जाओगे कि यार ये परसेंटेज में आना चाहिए था, 0.5 कैसे आ गया। आगे उसको भी हम मल्टीप्लाई कराते हैं 300 हाँ तो से तो। सेम ही आता, सेम ही आता, लेकिन बच्चा ना पेपर में घबरा जाते हैं। ठीक है कि यार परसेंटेज था, ये तो परसेंटेज था, तो ये कहाँ से आ गया, वो छोटा, इसलिए। मैं भी कल ना थोड़ा सा हुआ कि यार ये क्या हो रहा है। जी, तो थोड़ा सा वो उसको सिंप्लीफाइड रखो तो आसान हो जाएगा, मसले की बात नहीं है। ठीक है, चलो। अच्छा, 11, व्हाट इज अ मेजर फंक्शन ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म। अच्छा भाई, प्राइस मैकेनिज्म क्या करती है? rationing, signaling, incentive, रैशनिंग, सिग्नलिंग और इंसेंटिवाइजिंग। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस करती है। चलो जी, व्हाट इज अ मेजर फंक्शन ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म? प्रोवाइडिंग इंसेंटिव फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। भाई ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा हमने। रिमूविंग शॉर्टेजेस, हाँ ऐसा हो सकता है। बाय क्रिएटिंग इंसेंटिव फॉर मार्केट प्राइसेस टू फॉल। शॉर्टेज है, क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा है क्वांटिटी सप्लाइड से, और आप फिर भी पैसे गिरा रहे हो, तो ये तो क्वांटिटी डिमांडेड और बढ़ जाएगी मेरे भाई, क्वांटिटी सप्लाइड तो और गिर जाएगी, तो ये तो शॉर्टेज रिमूव ही नहीं हो सकती। अच्छा, रिमूविंग सरप्लसेस। सरप्लस का मतलब quantity supplied is greater than quantity demanded by creating incentives for market prices to rise। अरे भाई, राइज करेगी तो क्वांटिटी सप्लाइड और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्वांटिटी डिमांडेड और गिर जाएगी, तो सरप्लस रिमूव तो नहीं हो सकता। शॉर्टेज को रिमूव करने के लिए प्राइस को बढ़ाना चाहिए, सरप्लस को रिमूव करने के लिए प्राइस को गिराना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट लिखा हुआ है। अच्छा, डी, सिग्नलिंग चेंजेस इन मार्केट कंडीशंस टू प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स। यस, दिस इज द आंसर। प्रोड्यूसर और सर एक कंज्यूमर को सवाल। सिग्नल जाता है। जी जी बोलो। सर इसी तरह एनालिसिस कर करके करें या डायरेक्ट आंसर पे टिक कर रहे हैं? नहीं, एनालिसिस करके, सारे ऑप्शन पढ़े बगैर मार्क नहीं करना। वैसे सारे, यूजुअली आपके हिसाब से एमसीक्यूज पर मिनट मतलब सॉरी, एक एमसीक्यूज कितना टाइम लेता है या लेना चाहिए? वैसे तो असूलन तो 2 मिनट है, हाँ लेकिन फुल 2 मिनट है, लेकिन नहीं, कुछ जैसे कैलकुलेशन वाले होते हैं ना, वो आपका ज्यादा टाइम ले जाते हैं, तो उनके लिए आप 2.5 रख सकते हो। तो आपको जो आसान होते हैं ना, नॉर्मेटिव पॉजिटिव, वो बहुत आसान होते हैं, वो तो उसको मैं। आप ट्राई करो। हाँ, 30-30 सेकंड, 40-40 सेकंड में करने की वो बात, बस आप ओपिनियन ही तो ढूंढना है, बेस्ट ढूंढना है, शुड ढूंढना है, गुड ढूंढना है, ग्रेट ढूंढना है, मोस्ट ढूंढना है, ये वर्ड्स ढूंढने हैं। ठीक है, तो उसमें तो आसान होता है, उसमें आप टाइम कम लगाओ, ताकि आपके पास कैलकुलेशन के लिए टाइम बच जाए। देखो इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगा, पीएस वैसे वाला, यूजुअली जो पुराने इसमें बच्चे टाइम लगा, इसमें टाइम लगा। हाँ बोलो बोलो, बोलो बोलो। आवाज अब आ रही है मेरी? जी जी बोलो। देखा, आपको पास्ट एक्सपीरियंस जो बच्चों ने बताया है कि यूजुअली ये जल्दी हो जाता है ये हो पेपर। जाता है, ये टाइम, हाँ ये जल्दी हो जाता है, मसला नहीं होता बच्चों को, बस वही कैलकुलेशन वाले तंग करते हैं, बाकी नहीं तंग करते। सही है। ठीक है, चलो जी। अच्छा जी, द डायग्राम शोज द सप्लाई कर्व ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, द गवर्नमेंट इम्पोजेज अ स्पेसिफिक इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ $5 ऑन द प्रोडक्ट, $5 ऑन द प्रोडक्ट, इसका मतलब सप्लाई लेफ्ट पर शिफ्ट कर गई, पहले 0 से मैं 5 पे लेके चला जाता हूँ, $5 की सप्लाई शिफ्ट हो गई, S1 लेफ्ट पर शिफ्ट। अच्छा, हाउ विल द पीएस ऑफ द प्रोडक्ट चेंज। पीएस, अच्छा भाई, जब ओरिजिन पे टच होती है तो पीएस क्या होती है, बताया है आप लोगों को क्या होती है, यूनिटरी। यूनिटरी, वेरी गुड। सर ये लाइन जो है ये जरा थोड़ी स्लीपर टाइप की है, तो इन्हें इलास्टिक की लाइन नहीं यार देखो, मैंने आपको बताया था, वो पीडी में कंसिडर करना। पीएस जब मैं पढ़ा रहा था, मैंने क्या बोला था, पीएस में स्टीपर हो, वो फ्लैटर हो, कभी भी इसको नहीं देखना, क्या देखना, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस और ओरिजिन। अगर ओरिजिन पे टच हो रही है तो यूनिटरी,
अगर एक्स एक्सिस पे टच हो रही है तो परफेक्टली इनइलास्टिक। नहीं, इनइलास्टिक। वो परफेक्टली इलास्टिक तो सीधी लाइन होती है, और अगर वाई एक्सिस पे टच हो रही है तो वो इलास्टिक होगी। ओके, बस ये याद कर लो। कर लिया, खत्म हो गया। ठीक है, ये तो पहले, हाँ ये तो बस है ना। तो ये यूनिटरी थी, अब इलास्टिक हो गई। तो इलास्टिक से इनइलास्टिक नहीं, इनइलास्टिक से इलास्टिक नहीं, इनइलास्टिक से यूनिटरी ये नहीं, इलास्टिक जो भी है, यूनिटरी से इलास्टिक। जी बोलो। इलास्टिक फ्लैटन कर्व नहीं होता क्या, तो मैं आपको इनइलास्टिक। मना करा ना, वो पीडी में देखा करो, पीएस में हमेशा सही हम ये टच से देखते हैं। वाई एक्सिस तो इलास्टिक, एक्स एक्सिस तो इनइलास्टिक, ओरिजिन तो यूनिटरी। सही। सही है, हमेशा ऐसे यार। In the market for a good, the quantity supplied and the quantity demanded are given by P minus 30. QS is P minus 30. Quantity demanded is 240 minus 2P. Price in dollars. A change in the text on the good makes QS P minus 36. How will the change affect equilibrium price? अच्छा, इक्विलिब्रियम क्या होती है? वेयर क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। तो पहले मैं ओल्ड निकालता हूं, फिर न्यू पे जाऊंगा। तो पहले ओल्ड में क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी सप्लाइड क्या है? ये वाली P माइनस 30। क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? 240 माइनस 2P। ये माइनस 2P उधर जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 2P। ये माइनस 30 उधर जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 30। 3P P is equal to 270 और 270, P is equal to 90। P इज इक्वल टू 90। गुड। अब न्यू की बारी आ गई। न्यू क्वांटिटी सप्लाइड चेंज हुई है, क्वांटिटी डिमांडेड वही रही। क्वांटिटी सप्लाइड इज P माइनस इसमें डायरेक्ट P की वैल्यू नहीं 36। डालते। नहीं नहीं, P तो निकालना है ना, जब भी तो चेंज दिखेगा प्राइस में। क्वांटिटी डिमांडेड सेम वही डाल दो, 240 माइनस 2P। क्वांटिटी डिमांडेड नहीं चेंज हुई, तो क्वांटिटी सप्लाइड चेंज हुई है। अच्छा जी, तो क्या हो गया? अब माइनस 2P उधर आके प्लस 2P बन गया। 240 माइनस 36 हो जाके प्लस 36 हुआ। 3P इज इक्वल टू 276। P is equal to 276 divided by 3. P is equal to 92। 92। पहले इक्विलिब्रियम प्राइस थी 90, अब हो गई 92। तो इक्विलिब्रियम प्राइस कितनी बढ़ गई? +2। It will fall by 2? No. It will fall by 6? No. It will rise by 2। आ गई सबको बात समझ? जी। मजेदार सवाल। Privatization can be achieved by the sale of shares to the general public। ये प्राइवेटाइजेशन मतलब हट नहीं गया क्या, और ये नेशनलाइजेशन और नहीं ये नहीं, ये तो आ सकते हैं, नॉर्मल है, नॉर्मल है ये तो। Privatization can be achieved by the sale of shares to the general public or by the direct sale to a private company। Privatization होती है या तो जनरल पब्लिक ले जाती है, या फिर क्या करती है? प्राइवेटाइजेशन वाली कंपनी डायरेक्ट एक प्राइवेट कंपनी को बोलती है, भाई पूरे 100% शेयर खरीद दो। ठीक है, चलो। The diagram shows privatization transactions and revenue for the European Union between 1981 to 2012। चलो, ये ट्रांजेक्शन्स हैं। ट्रांजेक्शन बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं। ट्रांजेक्शन कम हुई, कम हुई, कम हुई, फिर बढ़ी, फिर गिरी, फिर बढ़ी, फिर गिरी, मतलब पूरा फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड है। रेवेन्यू फ्रॉम पीएस, व्हाट वाज पीएस? पब्लिक। ओ, पीएस क्या है? प्राइवेट सेल, कंपनी को बेच दिया। पीओ क्या है? पब्लिक ऑफर, जनरल पब्लिक को बेचा। लाइट वाला इज पीएस, डार्क वाला इज पीओ। तो जरा गौर से देखते हैं। पीओ पब्लिक ऑफर है, तो पहले देखो डार्क वाले रीजन की बहुत इंपॉर्टेंस थी, फिर इंपॉर्टेंस गिरी, गिरी, गिरी। इंपॉर्टेंस क्या हो रही है डार्क वाले रीजन की? पहले देखो इंपॉर्टेंस क्या थी? 100% डार्क था, 100% डार्क था, 100% डार्क था। फिर थोड़ा सा लाइट आया, थोड़ा सा लाइट हो गया। ठीक है, तो पूरे टोटल बार में से पहले ये 100% डार्क था,
फिर ये ओवरऑल क्या होना शुरू हो गया, डार्क कम होना शुरू हो गया। डार्क के देखो, डार्क अराउंड 30-40% रह गया, बाकी सब क्या हो गया, ग्रे रीजन हो गया। दिख रहा है आपको? तो मतलब ग्रे रीजन की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, मतलब पीएस की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, और डार्क वाले रीजन की इंपॉर्टेंस गिर गई है। अभी तक मुझे ये दिख रहा है। अच्छा, ये तो फ्लक्चुएटिंग है। ये बात समझ में आई जो मुझे समझ में आई? ये बात क्लियर है जो मैंने अभी बताई? जी अच्छा, what can be concluded from the diagram? Any increase in the number of privatizations resulted in an increase in privatization revenue. देखते हैं भाई, this is the revenue, हाँ, जो ये bars है वो revenue है, these are the transaction। तो देखो भाई, यहाँ पे ट्रांजेक्शन बढ़ी, यहाँ पे ट्रांजेक्शन बढ़ी, लेकिन रेवेन्यू तो गिर गया। यहाँ पे ट्रांजेक्शन गिर रही है, लेकिन रेवेन्यू तो बढ़ रहा है। मतलब दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। B, the average revenue per privatization was highest in 2000। ये क्या बोल रहा है, एवरेज रेवेन्यू पर प्राइवेटाइजेशन, मतलब रेवेन्यू डिवाइडेड बाय प्राइवेटाइजेशन। रेवेन्यू डिवाइडेड बाय कितनी प्राइवेटाइजेशन हुई, तो 2000 में रेवेन्यू इतना था, प्राइवेटाइजेशन इतनी थी, तो समझो 80,000 रेवेन्यू था, प्राइवेटाइजेशन हुई थी 120। देखो, तो 80,000 डिवाइडेड बाय 120 लिखता हूं इधर, देखना। अच्छा, दूसरा देखो, रेवेन्यू यहाँ पे आया है, यहाँ पे देखना, रेवेन्यू आया 70,000 का, और यहाँ पे ट्रांजेक्शन कितनी है, सिर्फ 80। तो आपको क्या लगता है, 70,000 डिवाइडेड बाय 80 बड़ा होगा, या 80,000 डिवाइडेड बाय 120 बड़ा होगा? ये जिसका अपर पार्ट, सॉरी लोअर पार्ट छोटा होता है वही होता है बड़ा। न्यूमिनेटर कहते हैं कि डिनोमिनेटर छोटा देखो होता यहाँ पे दोनों चेंज कर गए, डिनोमिनेटर भी गिरा है, न्यूमरेटर भी गिरा है। है। हाँ ये भी है, चलो कैलकुलेट कर लो, लेकिन फिर भी 70,000 वाला बड़ा होगा। बड़ा होगा ना, क्योंकि 70,000 डिवाइड बाय 80 हो रहे हैं। यहाँ पे हाँ, सिर्फ 10,000 माइनस हुए, यहाँ पे तो बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गया, 33.33% का। तो मतलब ये तो ज्यादा होगा। अच्छा, यहाँ पे भी बहुत है, यहाँ पे 50-60,000 है और ट्रांजेक्शन सिर्फ 60 है। तो इसका मतलब दिस इज नॉट ट्रू, एवरेज रेवेन्यू यहाँ पे बड़ा नहीं हो सकता, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, ये नहीं होगा। अच्छा जी, सी द मेन रेवेन्यू फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन चेंज फ्रॉम पब्लिक ऑफर टू प्राइवेट सेल। अभी हमने कुछ ऐसा देखा तो था कि डार्क वाले की इंपॉर्टेंस गिर रही है, तो डार्क वाला कौन था, पीओ। पे पीओ से हटके लोग आ गए, ये प्राइवेटाइजेशन हो रही है पीएस से। दोबारा पढ़ते हैं, द मेन रेवेन्यू फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन चेंज फ्रॉम पीओ टू पीएस। देखो, इंपॉर्टेंस पीओ की कम होके कहाँ चले गए लोग, प्राइवेटाइजेशन कहाँ होना स्टार्ट हो गई, पीएस पे। बात समझ में आई? बात समझ में आई? डी वाला भी पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड रेवेन्यू रेज्ड पीक्ड इन द सेम ईयर। नहीं, प्राइवेटाइजेशन पीक हुई इधर, रेवेन्यू पीक हुआ इधर, तो ये तो एक साथ हो ही नहीं थे, गलत। डी वाला भी नहीं हो सकता। बात समझ में आई? तो जो रेवेन्यू मॉडल था वो पब्लिक ऑफर से, पीओ से, डार्क वाले रीजन से चेंज हो गए लाइट वाले रीजन पे चला गया। बात समझ में आई? क्लियर है सबको? जी सर। तौहीद, जुनेद, ईमान। जी सर। आप जब अच्छा समझा जी, रहे हो तो जवाब आप दे चुके होते हैं उसमें। हाँ ना, बिल्कुल। चलो, द डायग्राम शोज द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स। देखो, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ देखने का, सवाल पढ़ के आप तरीका निकाल ही सकते हो जवाब। तो पहले से अगर आप डायग्राम को देख के रख लोगे ना, तो आपको आसानी हो असूलन तो जाएगी। यही है ना, हाँ ऐसे ही हाँ, करना। वरना बड़ा मसला हो जाएगा। अच्छा, 15, द डायग्राम शोज द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स फॉर राइस। व्हाट वुड हैपन इफ गवर्नमेंट इम्पोज अ मैक्सिमम प्राइस ऑफ $10? अच्छा भाई, मुझे तो सबसे पहली चीज तो पता है क्या दिख रही है डायग्राम में, कि भाई मैक्सिमम प्राइस अबव इक्विलिब्रियम तो हो ही नहीं सकती। हमेशा लिखा ही है, पूरे थ्योरी में लिखा ही यही है कि लो मैक्सिमम देखिए। प्राइस शुड ऑलवेज बी बिलो द इक्विलिब्रियम। हाँ अगर ऊपर लगाओगे तो इनफेक्टिव है। सही है। तो अगर आपने मैक्सिमम प्राइस का मतलब क्या होता है,
कि इसके ऊपर नहीं चार्ज कर सकते, इसके नीचे चार्ज कर सकते हो। तो मैक्सिमम प्राइस आपको लगानी चाहिए थी नीचे, ताकि वो ऊपर की प्राइस इक्विलिब्रियम वाली चार्ज नहीं करे, ये वाली प्राइस चार्ज करे। लेकिन आपने तो उल्टा ही कर दिया, आपने तो इक्विलिब्रियम प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम लगा दी और मैक्सिमम प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम लगा दी। इसका मतलब मार्केट कहाँ ऑपरेट करेगी? Q2 के ऊपर है, Q2 पे। Q2 के ऊपर ही। इसका मतलब पैसे वो $8 ही चार्ज करेंगे, Q2 ही क्वांटिटी चार्ज होगी। इसका मतलब गवर्नमेंट का आने का कोई फायदा हुआ नहीं। हुआ ही नहीं। कल प्राइस भी 8 रही, क्वांटिटी 23 में Q2। भी सवाल था ऐसा। हाँ, अब जवाब पढ़ते हैं। ए, द गवर्नमेंट वुड नीड टू सप्लाई Q1 टू Q3। नहीं भाई, द क्वांटिटी सोल्ड वुड बी Q1। नो, द क्वांटिटी सोल्ड वुड बी Q2। यस। बिल्कुल मार्क करा हुआ है। अच्छा, फिर भी डी भी पढ़ लेते हैं। द क्वांटिटी सोल्ड वुड इंक्रीज फ्रॉम Q2 टू Q3। नहीं भाई, Q2 से मार्केट हिलेगी नहीं। मैक्सिमम प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज इनअफेक्टिव। क्लियर है?